सब ये बताइएगा कि इस बात का कितना इम्कान है या हमारे पास गुंजाइश है कि हम कमर्शियल मार्केट पे जाएं, कमर्शियल डेट जो है हम हासिल करें, क्योंकि हमारा एक बॉन्ड जो है वो तो अगले महीने मैच्योर हो जाएगा 24 वाला, और हमारे पास गुंजाइश होगी एक 1.25 अरब के करीब हम जो है वो जाए मार्केट पे जाके लें। और मगर उससे पहले माहिरीन ये कहते हैं कि हमें अपनी क्रेडिट रेटिंग पे थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी, किसी सूरत से उसमें कोई बेहतरी आए ताकि फिर आप ये कमर्शियल मार्केट में जाएं। तो ये जो प्रॉस्पेक्ट्स है कमर्शियल मार्केट में जाना और डेट क्रिएट करना कमर्शियल, तो इसके लिए हमारी इस वक्त सिचुएशन क्या है और इसको इनेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि बहरहाल बड़ी शदीद ज़रूरत है हमें। कमरान भाई, इस वक्त अगर आप मिसाल के तौर पे 2024 या 2025 में एक बॉन्ड करते हैं और 5 साल का भी करते हैं तो 2029-30 में ड्यू होगा, और 2029-30 का जो हमारा 2030 का जो बॉन्ड है वो काफ़ी डिस्काउंट पे बिक रहा है। तो इस वक्त हम नया बॉन्ड नहीं बेच सकेंगे, मतलब डॉलर का बॉन्ड कोई डॉलर को नहीं बेच सकेंगे। हम शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल का कमर्शियल लोन ले सकेंगे अगर IMF के प्रोग्राम में चले जाते हैं मिसाल के तौर पर, और जो IMF के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उस पर काम शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप PIA जो है वो पहले 2-4 महीनों में ही आप प्राइवेटाइज कर देते हैं, आप NFC अवार्ड पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो लोगों को लगेगा कि अगले साल से बजट डेफिसिट्स कम होंगे तो और ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो जाएगा। जब लोगों को ये लगेगा तो फिर आप पहले उसके अंदर आप चाइनीज़ एंड मिडल ईस्टर्न बैंकों से शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल 3 साल के 2 साल के लोन ले सकते हैं, और फिर जब वो थोड़ा सा आपके रिजर्व अच्छे हो जाते हैं, जैसे 15-20 बिलियन डॉलर्स के हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 2030 का जो हमारा बॉन्ड है वो भी तकरीबन पार पे आ जाएगा, और जब वो पार पे आ जाएगा तो फिर आप ये बॉन्ड्स बेच सकेंगे। जहाँ तक सर ग्रोथ की बात है, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन पहले कम हो जाए और इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो फिर आप ग्रोथ की बात कर सकते हैं। इस वक्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह जो है वो सिर्फ महंगाई कम करना होना चाहिए, और उसके लिए ज़ाहिर है कि हमें एक स्टेबल एक्सचेंज रेट चाहिए, बल्कि शायद अगर थोड़ी बेहतरी हो सके। इम्तियाज़ गदर साहब ये बताइएगा कि प्राइवेटाइजेशन ही हमें इंस्टेंट कुछ इन्फ्यूजन दे सकती है फॉरेन एक्सचेंज का, कुछ डॉलर्स का। कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स है हमारे पास। PIA आप फॉलो कर रहे हैं कि इस वक्त आज PIA की एक होल्डिंग कंपनी भी बनाई है, इस हवाले से EY का जो काम है वो भी हमारे सामने आ चुका है। क्या PIA को आप समझते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, या जो हमारे एयरपोर्ट्स वाले मामलात हैं कि हम उनको आउटसोर्स करें, वो भी एक नया एवेन्यू नज़र आता है? इसमें कहीं आपको गुंजाइश है, अर्ली गुंजाइश नज़र आती है इम्तियाज़ गदर साहब? जी कामरान साहब, प्राइवेटाइजेशन को आई थिंक 2 नज़रियों से देखना होगा। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। एक तो जैसे आपने कहा कि कोई अगर ऐसा हमारे पास असासा है जो हम इंटरनेशनल मार्केट्स में या किसी इंटरनेशनल बायर को दे के उससे फॉरेन एक्सचेंज रेस कर सकें, बट आई थिंक प्राइवेटाइजेशन की एक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है इस वक्त वो ये है कि जो फिस्कल सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी जेब से उनके नुकसानात को भर रही है और उसकी वजह से आपका फिस्कल डेफिसिट हर साल एक्सपैंड हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट की वजह से आपको फिर बोरो करना पड़ता है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स पर अपवर्ड प्रेशर रहता है। तो आई थिंक प्राइवेटाइजेशन में बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, बट मेरा अपना ख्याल ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी ये है कि उसकी फिस्कल के जो उसका ड्रेन है उसको कम किया जाए, और अगर कोई ऐसे पाकिस्तान का आउटलुक अच्छा होता है और ऐसे एसेट्स हैं जिसके इंटरनेशनल बायर्स आते हैं जिससे बहुत मटेरियल फॉरेन एक्सचेंज भी रेज हो सकता है, तो आई थिंक उसको भी गवर्नमेंट देख रही है और बिल्कुल देखेगी। और आई थिंक एक जो थीम आपको नज़र आएगी अगले कुछ महीनों में जिस पे बहुत ज़्यादा काम होगा वो प्राइवेटाइज। और मिफ्ताह इस्माइल साहब, ये एक जो सबसे बड़ा मामला है हमारी मईशत का अंधा कुआं, जिसमें IMF भी सर पकड़ के बैठी और हम भी सर पकड़ के बैठे, 4 हुकूमतें हमने अभी गुजार दी एक के बाद एक, मगर इस मसले का हल हमें नज़र नहीं आया। और IMF भी अब IMF हमारी मदद को आया, वो कहता है कब तक ये टैरिफ बढ़ा के आप इस गैप को पूरा करते रहेंगे। इसमें जो स्ट्रक्चरल बेहतरी लानी है, जो प्राइवेटाइजेशन है, ये तमाम चीज़ें जो होनी है खुदा के लिए इसको जल्दी करे। और केयरटेकर गवर्नमेंट में हमने देखा कि काफ़ी इस सिलसिले में बेहतरी भी आई है, लेकिन ये नई गवर्नमेंट आई, उसने 1 हफ्ते में अपना एनर्जी मिनिस्टर बदल दिया, पता नहीं किस मूड के अंदर है। लेकिन ये बताएं कि इसके लिए अर्लीस्ट हमें क्या कुछ करना चाहिए, फौरी तौर पर क्या इक़दाम ज़रूरी हैं? करमान भाई, हम सारे इक़दाम करके देख चुके हैं, और 2013 में 500 अरब रुपया जब सर्कुलर डेट था तो हम समझते थे कि पानी सर से गुजर रहा है। आजकल फ्लो 1 अरब डॉलर, 10,000 अरब रुपए का, माफ़ कीजिए 10 ट्रिलियन रुपए का फ्लो है। तो अब मतलब हम इस बार IMF से उम्मीद हमारी है कि हम 500 बिलियन रुपए का फ्लो रखेंगे और 500 बजट से दे देंगे। तो इतना मुश्किल हो गया है। अब इसका एक ही तरीका रह गया है कि आप इसको प्राइवेटाइज कर दें। मैं मिसाल आपको देता हूँ कि 20% बिजली तकसीम और तरसील में खो जाती है, 10% से ज़्यादा आप बिल, मतलब 10% बिल नहीं ले सकते, तो 30% ये बिजली ज़ाया कर रहे हैं। गैस के अंदर जो है आपकी मेरे ख्याल 15-16% जो है वो UFG है,
हम ये क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में आज जो गैस की कीमत है वो इंटरनेशनली एलएनजी से, डोमेस्टिक गैस की बात कर रहा हूँ, जो इंडिजिनस गैस हम बेच रहा है एसएसजीसी और एसएनजीपीएल, वो इंडस्ट्री को, वो एलएनजी से महंगी है जो दुनिया में एलएनजी जिस रेट पे मिल रहा है। तो हुकूमत को इन बिजनेसेस से निकाल देना चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पे बिजली की कंपनियां निचकारी कर देती हैं तो ना सिर्फ हुकूमत का नुकसान नहीं होगा, लेकिन बिजली सस्ती हो जाएगी, जिससे मईशत चल जाएगी, लोगों की आसानियां हो जाएंगी, गैस सस्ती हो जाएगी, लोगों को आसानियां हो जाएंगी। तो अब गदर साहब ये बताइएगा कि एक नया फैक्टर है जिस पे हमारी बड़ी उम्मीदें लगी हैं, नज़रें मरकूज हैं, क्योंकि हमारी ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं और वो उसको इनेबल करने के लिए जो SIFC का एक इदारा बना है, फ़ौज ने तश्कील दिया है, फ़ौज का बड़ा एक इन्फ्लुएंस है, क्लाउट है, और जाहिर है कि जब वो आते हैं तो चीज़ों में हमें मूवमेंट नज़र आती है। हमने अफगान ट्रांजिट में वो चीज़ें देखी और कई मामलात के अंदर देखी। तो ये जो हमारे क्रिटिकल मसले हैं, हमारे एनर्जी के मसाइल, जिसमें कि बिजली की इनएफिशिएंसीज, प्राइवेटाइजेशन ना होना, हमारे मजमूई तौर पे जो प्राइवेटाइजेशन के मामलात, SOEs के मामलात, और फिर ये एग्री सेक्टर वगैरह के अंदर जिस तरह से ये SIFC का इदारा आया है, आपको इससे उम्मीद है या ये कि आपको ख्याल ये है कि इस किस्म के इदारे आते और जाते रहें? इसमें आई थिंक जो सबसे अहम बात है कामरान साहब वो यही है कि अगर आपको देखना है कि सारे इदारे जो कि हुकूमत का पूरा मजमूआ है वो सारे अगर एक कंबाइंड ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करेंगे तो उससे रिजल्ट्स बेहतर ही आएंगे। तो अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में हमें इसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हुआ, चाहे वो SIFC का फोरम हो, आप उसको कोई और नाम दे दें, लेकिन अगर जितने स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो सेम पेज पे हो और एक ऑब्जेक्टिव पे एग्री करके उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उसके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। हिस्टोरिकली भी आए हैं, पिछले 6 महीने में तो हमने देखा ही है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे स्टेक होल्डर्स इकॉनमी के लिए एक पेज पे आके और उसके सारे ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करें। मिस्टर भाई ये बताइएगा कि हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट 2 सुपर पावर्स के साथ, ज़ाहिर है चाइना हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्त है, हमें CPEC को रिवाइटलाइज करना है, नई क़ुव्वत से उसको आगे बढ़ाना है। दूसरी जानिब US का भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, माशी बहाली के हवाले से हम इंटरेस्ट देख रहे हैं, बहुत एक्टिविटी हम देख रहे हैं, और ज़ाहिर है कि एक नए दौर का भी आगाज़ हो सकता है। हम प्योर माशी मामलात के अंदर एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं और मैक्सिमम जो इसका पोटेंशियल है, ख़ास तौर पे पाक US के हवाले से, पैरेलल टू CPEC और चाइना के हवाले से, उसको हासिल करने के लिए क्या हिकमत अमली हो सकती है? कमर भाई, पहले तो ज़ाहिर है हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम ना चाइना का साथ छोड़ सकते हैं ना अमेरिका का साथ छोड़ सकते हैं। चाइना की वजह से आज यहाँ पे इतनी बिजली बन रही है और हमारा सबसे बड़ा जो है वो लेंडर है, इस वक्त सिंगल कंट्री लेंडर है, 30 बिलियन से ज़्यादा हमें पैसे दिए हुए हैं। साथ साथ अमेरिका के और वेस्टर्न यूरोप के बारे में भी ये सोचना ज़रूरी है कि हमारा सबसे बड़ा बायर है। अगर हम 30 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं तो शायद 15 बिलियन का एक्सपोर्ट यूरोप और अमेरिका में करते हैं, हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पे चलती है। तो हमको ये दोनों साथ लेकर चलने हैं और ये एक बड़ा डेलिकेट डांस है, ये आसान नहीं है, ये बात मैं समझता हूँ, क्योंकि अमेरिकन आएगा आपके पास या IMF वाला आएगा तो सबसे पहले वो चाइना की बात करता है। IMF अगर आपको पैसे देगा तो ये बोलेगा कि देखो मेरे पैसे तुम लेकर चाइना से वापस नहीं करना, ये बात बिल्कुल वो करते हैं और खुली बात करते हैं। चाइना ऑन द अदर या आपको कहेगा कि चाइना से रीनिगोशिएट करें पावर प्लांट्स, चाइना बोलेगा भाई हमने सॉवरेन गारंटियाँ तुमसे दी हुई हैं तुमने, और तुमने वैसे ही 250 अरब रुपए या 450 अरब रुपए नहीं दिए हुए, तुम किस चीज़ का, पहले वो पैसे तो दो जो हमारे पास देने को नहीं है। तो ये एक बड़ा डेलिकेट डांस है। हम अगर थोड़े से, जैसे आपने शुरू में बताया था कि थोड़े से अगर अपने यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा जमा करना शुरू कर दें, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्सेस लेना शुरू कर दें, प्रॉपर्टी और लैंड के ऊपर टैक्सेस लेना शुरू कर दें, अगर हम दुकानदारों से और होलसेलर से टैक्सेस लेना शुरू कर दें, थोड़ा सा अपने पैर पे खड़े हो जाएं, थोड़ी सी हमारी वैल्यू हो जाए दुनिया भर में, कि हम सिर्फ वही ना कि हमको लोग देख के डर जाएं कि ये कर्ज मांग लेगा, बल्कि कोई हमसे उनको चीज़ें लेनी हो, हम उस जोगी हो जाएं कि दुनिया के अंदर हम बरामदात करते हो, तो थोड़ा सा हमारे पास ये पावर आ जाएगा कि हम चाइना और अमेरिका को साथ लेके चलते हैं। दूसरे ममालिक ये करते हैं, हमको भी दोनों को साथ लेके चलना है। एक तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दोनों को साथ लेके चलना है। ये नोइंग फुल वेल कि अ कंट्री एज बिग एज पाकिस्तान, 5वां छठा बड़ा मुल्क है दुनिया का, कि हमको सबसे दोस्तियाँ रखनी है। तो इम्तियाज़ गदर साहब, क्या अगर मैं कहूँ कि हमारी मईशत को संभालने के लिए या नए सफ़र को शुरू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें टैक्स नेट बढ़ाना है, हमें टैक्स टू GDP रेशो बढ़ानी है, और हमें हर लिहाज से ये नॉन फाइलर वगैरह का निज़ाम जो है उसको दफन करना है। क्या आप कह सकते हैं कि ये नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए नई गवर्नमेंट की कि अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, या इससे भी ऊपर कोई प्रायोरिटी है मईशत को संभालने के लिए?
नहीं कामरान साहब, पाकिस्तान की इकॉनमी के अगर आप मसाइल देखें तो दो हैं। हम ना इनफ रुपीज़ जनरेट करते हैं, ना इनफ डॉलर जनरेट करते हैं। तो ये दोनों ही हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। इतने रुपीज़ हम जनरेट कर पाएँ टैक्स नेट से कि हमें फिजिकल डेफिसिट का सामना ना हो, इतने डॉलर्स हम जनरेट कर पाए रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट से कि ना सिर्फ वो हमारी इंपोर्ट्स को कवर कर लें, हमारी डेट रीपेमेंट्स को कवर कर लें, बल्कि फॉरेक्स रिजर्व्स को बिल्ड करने में भी मदद करें। अब ये सेकंड इक्वेशन जो मैंने कही, ये फ़ौरन नहीं हो सकती, इसमें टाइम लगेगा। इसीलिए जैसे मिफ्ता साहब भी कह रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस गैप को फिल करने के लिए आपके रिलेशनशिप्स होना ज़रूरी है। तो अगर आप पूछेंगे नई हुकूमत को क्या देखना है, आई थिंक जो फंडामेंटल मसला है कि आप रुपीज़ भी इनफ जनरेट नहीं कर रहे, डॉलर्स भी इनफ जनरेट नहीं कर रहे, उस फंडामेंटल डिसबैलेंस को एड्रेस करना है, जिसमें टैक्स और एक्सपोर्ट्स दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, साबिक वज़ीर ख़जाना, जनाब इम्तियाज़ गदर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JS ग्लोबल, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।